बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उस सब्जेक्ट का नाम है बिज़नेस टैक्सेशन। बिज़नेस टैक्सेशन में जो हम लोगों ने अपना आगे टॉपिक कंटिन्यू करना था, उस टॉपिक का नाम है विद द नेम ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जिसकी वजाहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 15 के अंदर की गई है, जिसमें वो सारी की सारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वजाहत बेटा करते हैं। इनकम से मुराद वो पैसे जो आप लोगों ने कमाए, और कमाए कैसे हैं? प्रॉपर्टी की मदद से। सबसे पहले नंबर पे हमने यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करनी है कि टैक्स डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी के मुराद जो है, यानी कि प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, प्रॉपर्टी किस चीज़ को टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं। तो प्रॉपर्टी से मुराद टैक्स डिपार्टमेंट में दो तरह के वर्ड हैं। नंबर 1 है कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग जो आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टेड है, कंस्ट्रक्टेड का मतलब टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर क्लियर करता है कि कंस्ट्रक्टेड से मुराद क्या है। कोई भी ब्लॉक, कोई भी एरिया जो कवर्ड बाय रूफ हो, यानी कि एक छत उसके ऊपर बनी हो, देन उसे हम लोग नाम देते हैं कि वो आपकी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कहलाती है। ऑपोजिट साइड पर दूसरी तरफ टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये वर्ड क्लियर करता है लैंड, या फिर आपके पास अगर कोई लैंड है, यानी कि ओपन प्लॉट है, बेशक वो कवर नहीं है, ओपन आपके पास कोई जगह है, आप इन दोनों को, चाहे कंस्ट्रक्टेड है या आपके पास कोई लैंड है ओपन हालत में, आप उसको रेंट पर देकर अगर कोई पैसा कमाते हैं, तो जितना भी पैसा आप लोग कमाएंगे वो सारे का सारा पैसा आप लोगों की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है। अब ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि भी कवर एरिया तो लोग जो है वो रेंट पर लेते हैं। लाइक लोगों ने अपने घरों का ऊपर वाला फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर होता है, या नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर जो होता है, वो रेंट पर दिया होता है, वहाँ से वो पैसे अर्न कर रहे होते हैं। तो लैंड की अगर बात की जाए, तो जितने भी ये पेट्रोल बेचने वाले जो कंपनीज होती हैं, ये एक ओपन प्लॉट जो है वो लेती हैं, और उस ओपन प्लॉट के ऊपर जो है ये अपना काम करती हैं। उसका ये मंथली फिर रेंट अगले को पे कर रही होती हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान में आज के दौर में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई प्लॉट वगैरह लेकर रखा हुआ है। वो लोगों को डिफरेंट किस्म के फंक्शंस वगैरह, लाइक शादी वगैरह का कोई फंक्शन है, या उन्होंने कोई मिलाद वगैरह करवाना है, तो उसके लिए वो जगह वहाँ पर अगलों को रेंट पर देते हैं, तो उसके बदले में वो पैसे चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट यही आपको यहाँ पर क्लियर कर रही है कि प्रॉपर्टी से मुराद कोई भी ऐसी इनकम जो आपको किसी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की मदद से हो, या किसी लैंड की मदद से हो, यानी कि ओपन प्लॉट की मदद से हो, तो देन उसे हम लोग नाम देते हैं कि वो आपकी कहलाती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बेटा मजीद डिस्कशन के ऊपर जाए, तो उसके लिए फिर एक टेबल के अंदर हम इसकी बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसकी वजाहत सेक्शन 15 के अंदर की गई है। टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि जगह को किराए पर देने के बाद आप जितना भी पैसा अगले से कमाते हैं, वो सारे का सारा पैसा आप लोगों का कहलाता है रेंट रिसीव्ड। बेटा इसका दूसरा नाम जो है, इसे रेंटल इनकम भी कहा जाता है। इसका तीसरा नाम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होता है। बेटा इसका चौथा नाम प्रॉपर्टी इनकम होता है। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जितने भी पैसे आप जगह को किराए पर देकर उसे हासिल करेंगे, देन वो किराया जो आपके पास आ रहा है वो आपकी रेंटल इनकम, यानी कि प्रॉपर्टी इनकम, यानी कि रेंट रिसीव्ड है। इस रेंट रिसीव्ड के अंदर टैक्स डिपार्टमेंट आपको 3 तरह की जो इनकम्स हैं बेटा, वो ऐड करने की आपको इजाज़त देता है। वो इनकम कौन कौन सी, अगर आपको ये इनकम हुई है तो आप ये ऐड कर सकते हैं, इनकम नहीं हुई तो आप इनको ऐड भी नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहली इनकम जो आती है, जिसका नाम है विद द नेम ऑफ टोकन मनी। टोकन मनी को उर्दू में कहा जाता है ब्याने के पैसे। अब ब्याना बेसिकली क्या है? अगर जो जगह का मालिक है वो अपनी जगह को बेचने के लिए जो है कोई बैनर लगा दे, या कोई टीवी पर ऐड दे दे कि मैंने अपनी जगह सेल आउट करनी है, और कोई आउटसाइडर आया, उसने आकर आपको जो है आपकी जगह को देखा, उसने पसंद कर लिया और आपके साथ बात फाइनल कर ली कि जनाब मैंने आपकी जगह जो है वो परचेज करनी है। लेट्स सपोज कोई एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि 5 मरले जगह थी, बात फाइनल हुई 1 करोड़ के अंदर के, 1 करोड़ में बिल्डिंग जो है वो आप अपनी या वो जगह अपनी उसको सेल आउट करेंगे। तो वो बंदादारी बात है, बात को फाइनल करने के लिए वो आपको कुछ ना कुछ पैसे एडवांस देकर जाएगा। वो जो पैसे आपको एडवांस दिए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में टोकन मनी और उर्दू में ब्याने के पैसे कहा जाता है। अब ये ब्याने के पैसों को हम इनकम क्यों कंसीडर कर रहे हैं? हमारी तो जगह बिक रही है, हमें तो कोई वहाँ पे सोर्स आ ही नहीं रहा। अब इसको इनकम इसलिए यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि कल को वो शख्स जिसने आपकी प्रॉपर्टी खरीदनी थी, कुछ दिन बाद आकर आपको अगर ये कहे कि जनाब मुझे आपकी प्रॉपर्टी में अब इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं खरीदना चाहता, मुझे इससे अच्छी कोई प्रॉपर्टी जो है वो कहीं पर मिल गई है, या ड्यू टू सम रीज़न कोई भी वो आपके आगे एक वजह रखे जिससे वो आपको ये कहे कि मैंने अभी आपकी प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी, तो टैक्स डिपार्टमेंट के बनाए हुए रूल के मुताबिक और प्रॉपर्टी के बनाए हुए रूल के मुताबिक फिर ये पैसे हम अगले को वापस नहीं करते। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने ये पैसे वापस नहीं किए, ये पैसे आपके अपने पास हैं, क्योंकि उसने अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने अपने वादा जो है उसको तोड़ दिया, उसकी खिलाफ वर्जी कर गया, तो ये पैसे आपके पास है, तो फिर आपकी ये इनकम है, आप इसको अपनी प्रॉपर्टी इनकम का हिस्सा बनाएंगे, यानी कि अपनी रेंटल इनकम के अंदर इसको ऐड कर देंगे। जो बेटा थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है, जिसे ऐड करते वक्त हम सेकंड पॉइंट का नाम देते हैं,
वो सेकंड पॉइंट आप लोगों के पास आता है जिसे कहते हैं 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस। बेसिकली जो एडवांस है ना बेटा, ये दो तरह का होता है, एक होता है एडजस्टेबल और एक होता है अनएडजस्टेबल। एडजस्टेबल एडवांस का मतलब ये है, पहले तो ये चीज़ का एडवांस क्लियर कर लें कि जिस वक्त हम किसी से भी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट के ऊपर लेते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगले को कुछ एडवांस पे करते हैं। वो एडवांस नॉर्मली हमारे डिसाइडेड रेंट का मिनिमम 3 टाइम होता है। कोई लोग 3 टाइम लेते हैं, कुछ लोग जो है वो 5 टाइम लेते हैं, लेकिन मिनिमम 3 टाइम की कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है कि आपका जो रेंट फाइनल होता है आपने उसका मिनिमम 3 टाइम अगले को पे करना होता है। अब मैंने अगले को 3 टाइम रेंट जो है वो पे कर दिया। पे करने के बाद मैं उस बिल्डिंग में रहना शुरू हो गया। 5 साल तक मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 5 साल के बाद अचानक मेरे हालात कुछ ख़राब हुए, मैं 1 महीने या 2 महीने का रेंट पे नहीं कर सका। तो मैंने मालिक मकान को कहा सर आपको एडवांस दिया हुआ था ना, आप वो एडवांस समझे कि वो आपके पास रेंट ही आ गया। तो देन वो कहलाएगा आप लोगों का एडजस्टेबल। अनएडजस्टेबल में क्या होता है, अगला आपको पहले ये बात क्लियर कर देता है कि जनाब जो मर्जी हालात हो, मुझे मेरा रेंट आपने पे करना है। एट दी एंड जब आप मेरी बिल्डिंग खाली करेंगे मैं आपको आपके पैसे एज इट इज़ एडवांस के क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि वो रेंट आप लोगों का जो आपने एडवांस के तौर पे अगले को जमा करवाया हुआ है वो एडजस्ट नहीं होगा, वो आपको एज इट इज़ वापस मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है वो पैसे आपने उस वक्त अगले को वापस करने जब आपकी प्रॉपर्टी खाली होगी। सारी बात, अभी तो पैसा आपके अपने पास है, तो जो पैसा आपके अपने पास है जो अनएडजस्टेबल है आपने उस अमाउंट का 1/10 लेना है। 1/10 से मुराद की अगर आपको ₹1,00,000 मिला है तो ₹1,00,000 का 1/10 बेटा 10,000 रुपया बनता है। वो 10,000 रुपया आप यहाँ पर अपनी इनकम के अंदर क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। और लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर ऐड किया जाता है उसका नाम है एनी अमाउंट पेड बाय टेनेंट। कोई भी ऐसी रकम या कोई भी ऐसा खर्चा जो मालिक मकान को खुद करना चाहिए था लेकिन मालिक मकान ने नहीं किया, बल्कि वो खर्चा आपके टेनेंट किराएदार को कहा जाता है, आपके किराएदार ने वो खर्चा कर दिया, उसने उसके पैसे पे कर दिए, तो देन गवर्नमेंट कहती है हमें तो फ़ायदा हो गया, यानी कि मालिक मकान को तो इसमें फ़ायदा है। तो जितना भी फ़ायदा वो सारे का सारा अपनी प्रॉपर्टी की इस इनकम के अंदर क्या करेगा, ऐड कर देगा। अब मैं इसकी 1-2 एग्जाम्पल्स दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। लाइक प्रॉपर्टी टैक्स आया तो जारी बात है मालिक के साथ ये बात पहले डिसाइड हुई होती है, मालिक आपको ये कुछ बातें क्लियर कर देते हैं कि भाई अगर कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, मैं खुद वो ठीक करवाऊंगा। कुछ मालिक मकान ऐसे होते हैं कि नहीं भाई जैसे आपको प्रॉपर्टी दी है मुझे ऐसी हालत में ही वापस चाहिए। तो इसी हवाले से थोड़ा सा आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि लेट्स सपोज मालिक मकान के साथ ये बात डिसाइड थी कि हमारी बिल्डिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, मैं उसको खुद ठीक करवा लूँगा। लेकिन वो प्रॉब्लम छोटी सी थी, लाइक नल ख़राब हुआ था, तो मैंने कहा मालिक मकान को क्या यार बुलाना, मैं किराएदार था, मैंने खुद क्या किया उसका नल चेंज करवा दिया। 100-200 रुपये का खर्चा हुआ, मैंने चेंज करवा दिया, हालांकि करवाना तो वो मालिक को चाहिए था। तो देन इसे हम लोग नाम देते हैं एनी अमाउंट पेड बाय टेनेंट। इसी तरीके के साथ प्रॉपर्टी का टैक्स आया, क्योंकि प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे थे तो मैंने मालिक के बिहाफ पे वो टैक्स क्या कर दिया, पे कर दिया। मैं कहा यार कोई बात नहीं, चलो मैं टैक्स पे कर देता हूँ। तो देन इसे हम लोग नाम देते हैं, ये आपकी कहलाती है एनी अमाउंट पेड बाय टेनेंट। किसी भी किस्म की रकम जो मैंने आपको बोला है जो हमें पे करनी चाहिए थी लेकिन वो हमने नहीं पे की, वो किराएदार ने पे कर दी और हमने उसको वापस दिए भी नहीं वो पैसे, तो टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं वो एनी अमाउंट पेड बाय टेनेंट का हिस्सा बन जाती है। आपने ये तीनों अमाउंट्स क्या करनी है, इस ऊपर वाली अमाउंट के अंदर ऐड कर देनी है। अगर इन 3 में से कोई अमाउंट होगी तो ऐड करेंगे, नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। अगर कोई भी एक है तो लिख देंगे, लाजमी नहीं कि ये तीनों की तीनों, समटाइम ये तीनों ही नहीं होती, सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट आपके पास होता है। अगर इस ऊपर वाली रेंट रिसीव्ड की इनकम के अंदर ये तीनों इनकम्स ऐड कर दी जाए तो बेटा ऐड करने के बाद जो आंसर आप लोगों के पास आता है उस आंसर को हम लोग नाम देते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स, जिसे RCT कहा जाता है। RCT की जो अमाउंट होगी वो यहाँ पर आपने प्लेस करनी है, इसमें ये चारों की चारों अमाउंट्स आपकी क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम ये है कि सम टाइम गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर आपका सेपरेट टैक्स जो है वो चार्ज करती है, सम टाइम वो सेपरेट टैक्स चार्ज नहीं करती। अभी आज हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर सेपरेट टैक्स चार्ज नहीं कर रही, ठीक है, या अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो सेपरेट टैक्स चार्ज कर रही है तो फिर दोनों के रूल्स जो हैं वो बेटा डिफरेंट हैं। अब रूल्स वहाँ पर अप्लाई किया होते हैं, वो रूल्स क्या हैं उन रूल्स के ऊपर बात करते हैं। उन रूल्स में सबसे पहली बात तो ये कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने ये जो रेंट से पैसा कमाया है, जो आपकी प्रॉपर्टी इनकम आई है, आपने इसको अपनी अदर इनकम्स के अंदर इंक्लूड नहीं करना। अदर इनकम से मुराद यहाँ पर क्या है, टैक्स डिपार्टमेंट कहता है किसी भी शख्स के पास पैसा अर्न करने के 5 सोर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड नंबर के ऊपर जो सोर्स आता है उसका नाम होता है विद द नेम ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगले नंबर पर जो सोर्स आता है उसका नाम है विद द नेम ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस।
उससे अगला सोर्स जो हमारे पास आता है उसका नाम होता है विद द नेम ऑफ कैपिटल गेन, और आखिरी आता है जिसका नाम है विद द नेम ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये कहे कि आपने जिस वक्त अपनी कैलकुलेशन कर रहे होना है उस वक्त प्रॉपर्टी इनकम की अमाउंट इन 4 इनकम्स के अंदर आप लोगों ने ऐड नहीं करनी, तो देन फिर उसका असूल क्या होता है? उसका असूल ये होता है कि फिर आपको टैक्स डिपार्टमेंट एक लिमिट बताएगा इस रेंट की। अगर आपकी इस रेंट की अमाउंट उस लिमिट से एक्सीड कर जाएगी, उससे अबव हो जाएगी, तो बेटा आपको फिर टैक्स इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। अगर ये एक्सीड नहीं करती तो आपको इसके ऊपर टैक्स भी पे नहीं करना pड़ेगा। मैं आपको करंटली इसके ऊपर बता देता हूँ कि करंटली इसका रूल क्या है। करंटली इसका रूल ये है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स इफ अमाउंट अबव ₹2 लाख। आपने अपनी रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स उस वक्त पे करना है, यानी कि आरसीटी के ऊपर टैक्स उस वक्त पे करना है जब आपकी इनकम, जो ये आंसर आया हुआ है आरसीटी का, ये 2 लाख रुपए से एक्सीड कर जाए। अब मैं कहता हूँ जी मेरा आंसर 2 लाख रुपए से एक्सीड कर गया, तो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि 2 लाख रुपए से जितना भी एक्सीड आपका आंसर कर गया, हम यहाँ पर एक अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे आरसीटी यानी कि रेंट चार्जेबल टू टैक्स का आंसर जो आया, जो टोटल इनकम मैंने पूरे साल में अर्न की है, वो 3,50,000 रुपीज़ है। अभी मैं आपको ये जो कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन उस सूरत में समझा रहा हूँ जब गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आपने इसको अपनी अदर इनकम्स के अंदर ऐड नहीं करना, तब की कैलकुलेशन ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर इसको अदर इनकम का हिस्सा नहीं बनाना, आपने ये इनकम अलग ऐड करनी है, इसके ऊपर कैलकुलेशन आपने सेपरेटली करनी है, तो ये वो चीज़ आपको समझा रहा हूँ। तो आप लोगों ने फिर ये देखना है कि 3,50,000 रुपये मैंने कमाया। अब टैक्स डिपार्टमेंट का रूल क्या था? अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख। तो मैं यहाँ से 2 लाख रुपीज़ को क्या करूँगा? माइनस करूँगा। माइनस करने के बाद मुझे पता चल गया कि मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे अर्न किए हैं वो एक्स्ट्रा पैसे मेरे कितने बनते हैं? 1,50,000। टैक्स डिपार्टमेंट के बनाए हुए रूल के मुताबिक इस 1,50,000 के ऊपर बेटा जी मुझे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इस अमाउंट का अगर मैं यहाँ पे 5% टैक्स निकालूं तो वो अमाउंट बनती है 7,500 रुपीज़। 7,500 जिस वक्त मैं अदर इनकम्स को इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं करता। लेकिन अगर टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपने प्रॉपर्टी इनकम को इन चारों इनकम्स के अंदर ऐड करके फिर एक ही मरतबा जो आपकी अमाउंट आएगी आपने उसके ऊपर टैक्स पे करना है। दोबारा जुमला रिपीट कर रहा हूँ, अगर टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये कहे कि आपने जो प्रॉपर्टी इनकम है उसको अदर इनकम्स के साथ ऐड करके एक ही मरतबा मुझे आंसर निकाल कर देना, अलग अलग कोई कैलकुलेशन आपने टैक्स की नहीं करनी, तो फिर बेटा जी ऐसी सूरत में टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ डिडक्शंस, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी पर किए हों तो वो माइनस करने की आपको इजाज़त दे देता है। अब वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, उनको किस तरीके से माइनस किया जाता है, उसकी प्रॉपर एक पूरी लिस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और उसकी लिमिट क्या है। और देन जब आपको वो करवाऊंगा तो उसके बाद जो फिर हमारा ऑनलाइन सेशन होगा, उस ऑनलाइन सेशन के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली उसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते किस तरीके के साथ हैं। अगर गवर्नमेंट आपको जो है वो सेपरेटली कैलकुलेशन करने के लिए कह दे तो तब कैसे होगी, और अगर वो आपको ये कह दे कि आपने डिडक्शंस जो है इसमें से माइनस करके करनी है तो फिर वो कैसे होगी। अब ये बात ज़हन में रखनी है आप लोगों ने अपने कि जो डिडक्शंस है ना, चाहे गवर्नमेंट अलाउ कर रही है या नहीं कर रही, डिडक्शंस का रूल उनका फाइनल है। उसकी रीज़न ये है कि 2006 तक, उससे पहले 2006 से पहले आपके जितनी भी प्रॉपर्टी इनकम होती थी वो आपकी इन इनकम्स का हिस्सा ही बनती थी। यानी कि प्रॉपर्टी इनकम, सैलरी इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इन सबको क्या किया जाता था? ऐड किया जाता था। इनके टोटल के ऊपर एक ही मरतबा टैक्स अप्लाई हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है? सेपरेटली टैक्स चार्ज करती है। गवर्नमेंट कहती है सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम के अंदर जो है वो आप लोगों के ये जो 3 पॉइंट्स पीछे बैक साइड के ऊपर मैंने लिखे हैं, गवर्नमेंट कहती है ये 3 पॉइंट्स बस ऐड होंगे, माइनस कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो माइनस करने के लिए कह दे तो वो कौन कौन सा खर्चा और कितना कितना खर्चा है जो माइनस हो सकता है, इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसके बारे में बेटा जी डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़।